हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल बायोबडी। तो आज हमारा लेक्चर सेकंड है। आई एम सो सॉरी क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लेट हो जाएगा आज बिकॉज़ मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से वो लेक्चर फीचर ही नहीं कर पाया। बट स्टिल कोई बात नहीं, हम आज अपना लेक्चर सेकंड शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से। तो लेक्चर सेकंड शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई चीज़ सेल है तो ही लिविंग है वरना नहीं है। जैसे कि वायरस हो गया, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमने पढ़ा ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के और अपने एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि शेप्स पे मतलब बेसिकली सेल की शेप पे उसका फंक्शन डिपेंड करता है। जैसे कि आरबीसी होता है तो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए उसको अच्छे से जगह रखनी है अपने अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी एमीबॉइड होती है डिफेंस के लिए। नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है क्योंकि उसको कंडक्शन करना होता है सिग्नल का। फिर उसके बाद कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। तो ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कुछ साइज पढ़ा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। ऑस्ट्रिच का एग सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है। फिर हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर टिपिकल बैक्टीरिया का और 3 to 4 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया का। ओके डन। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि छोटे होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। प्रो मतलब पुराने और कैरियोटिक मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस बेसिकली होता है कि अगर वेल डेवलप्ड एक न्यूक्लियर एनवेलप है उसको बोल रहे हैं हम न्यूक्लियस। ओके। एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, नो डाउट, बट एक न्यूक्लियस कहलाने लायक वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 2 से। डीएनए, जीन, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये 4 टर्म्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम इनके बारे में अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी टर्म डीएनए। डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या भला है? जेनेटिक मटेरियल वो चीज़ है जिसको सारी इन्फॉर्मेशन है, सब जो भी हमारी बॉडी में होने वाला है या हो रहा है। ठीक है। कि हमारी बॉडी का कलर क्या होगा, हमारी बॉडी की हाइट क्या होगी, सब कुछ। फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो डीएनए होता है ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इस तरीके के 2 स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, फिर हमें पता लग रहा है कि ये डीएनए है। इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है लाइफ की। इंस्ट्रक्शन मैन्युअल का मतलब है कि इसके पास सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करवाना है। ओके। तो इसके पास सभी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है। ओके। ठीक है। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि इसके पास सभी की सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि क्या केमिकल रिएक्शंस होंगी सेल में, क्या होगा, सब कुछ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीएनए। फिर आती है जीन की बारी। जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, अब इसको समझते हैं। मान लो ये डीएनए है, डीएनए के छोटे से सेगमेंट को बोलते हैं जीन। डीएनए के छोटे से सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है। हाँ जी, ये डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, इसको बोलते हैं जीन। अब क्यों, क्या करता है ये, ऐसी चीज़ इसमें है क्या? बेसिकली अगर ये छोटा सा सेगमेंट है, इसके पास क्या क्षमता है? ये करता है कोड्स फॉर प्रोटीन दैट कंट्रोल्स ट्रेट। मान लो आपका आई कलर ब्लैक है या ब्राउन है, किसके पास इंफॉर्मेशन है इस चीज़ की? जीन के पास है। जीन कहेगा, जीन काम करेगा और कहेगा इसका आई कलर ब्लैक बनाना है, इसका जो हेयर कलर है वो ब्राउन बनाना है। ठीक है। जीन करवाएगा। तो अगर हम बात करें हमारी यूनिट ऑफ लाइफ की तो वो सेल है। डीएनए की छोटी सी यूनिट को हमने जीन बोला है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज बेसिकली
हम जो ट्रेट्स क्या हो गया, जैसे कि हाइट हो गई, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये ट्रेट्स होते हैं। जो ट्रेट्स हम अपने माँ बाप से लेते हैं, मतलब हमने माँ बाप से इनहेरिटेड किए हैं, दैट्स इट, ये होता है इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, अगर हमने अपने मम्मी पापा से जो जेनेटिक मटेरियल लिया है तो उसके अंदर जीन्स भी आएंगे, बट कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी, ठीक है, वरना हम सब एक सेम दिख रहे होते, नहीं दिखते हैं ना सेम, ठीक है। तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है, कोड करता है प्रोटीन्स दैट कंट्रोल्स ट्रेट, कोड्स फॉर प्रोटीन दैट कंट्रोल ट्रेट, ओके। जैसे कि हाइट हो गया, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, मतलब मान लो ये सेगमेंट है ना, मान लो इस सेगमेंट पे ये जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट पे जीन्स प्रेजेंट है हाइट के, कि इसको लंबा बनाना है, छोटा बनाना है, डन। ये होता है हमारे ट्रेट्स, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, व्हाट इज क्रोमेटिन, बेसिकली ना जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा थ्रेड होता है। अब हमारा सेल का साइज होता है माइक्रोमीटर में और डीएनए है मीटर्स में, तो क्या हम इतनी छोटी सी, जो हम देख भी नहीं सकते हैं आंखों से, नेक्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम नेक्ड आंखों से तो देख भी नहीं सकते हैं, तो एक मीटर की चीज़ उसके अंदर हम कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं कंडेंसेशन बोले तो हमने उसको कॉम्पैक्टली फॉर्म किया, मतलब एक लंबा थ्रेड है उसको, जैसे कि एक ऊन का वो होता है ना, मतलब इस तरीके का थ्रेड, उसको हमने एक बॉल बना दी, वैसे ही कॉम्पैक्टली पैक्ड करके उसको बोल दिया हमने क्रोमेटिन। अगर कोई नॉर्मल लिविंग सेल है तो वो क्रोमेटिन होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्रोमेटिन प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, क्रोमेटिन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, डन, ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, व्हाट इज क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जब, अब डीएनए का कॉम्पैक्टेड फॉर्म क्या है, क्रोमेटिन है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट है। अब मुझे सेल डिवाइड करना है, तो मैं और चाहूँगी कि और ज़्यादा कॉम्पैक्शन हो जाए और मुझे इजीली हो जाए बांटने में। अगर मुझे सेल डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, एक सेल है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मैं इसकी कॉपी बनाऊँगी और 2 सेल्स में वो कॉपीज डाल देंगे, ठीक है, ये होगा। बट अब मुझे और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया मैंने उनको, क्रोमेटिन को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया, बट कब, सेल डिवीजन के टाइम, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो डीएनए 2.2 मीटर लंबा थ्रेड है, तो इसीलिए हम एक माइक्रोमीटर के सेल में उसको नहीं फिक्स कर सकते हैं विदाउट कॉम्पैक्शन के। और क्रोमेटिन क्या है, उसकी कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, क्योंकि हमें उसको फिक्स करना है माइक्रोमीटर के सेल में, ठीक है। क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन हो तभी विजिबल होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डन। फिर आता है जीनोम, जीनोम क्या है, एंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बोल दिया है जीनोम। अगर मैं बात करूं, मैं सिंपल भाषा में ये बोल दूं कि सम ऑफ ऑल जीन्स को क्या बोलते हैं, जीनोम। सम ऑफ ऑल जीन्स क्या हो गया, जीनोम हो गया, मतलब पूरे के पूरे जीन्स वही तो काम करवा रहे हैं कि ये ट्रेट आएगा, कोड करेंगे प्रोटीन के लिए। तो इंटायर सेट, मतलब पूरे के पूरे टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हमने बोल दिया जीनोम, देन इंटायर सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज जीनोम। तो ये 4 टर्म्स थी, काफ़ी बेसिक टर्म्स, अच्छे से हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के जीनोम के बारे में, ठीक है, टोटल जो भी है उसका जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। तो पहली बात हमें इतना पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, ओके। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड बोले तो इस तरीके से, ये देखो सर्कुलर, ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया। सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक सेल होता है ना तो उसका इस तरीके से लीनियरली प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके के जॉइंट्स एंड हो जाते हैं, मतलब एंड्स जॉइन हो जाते हैं, ठीक है, एंड्स जॉइन हो जाते हैं, जैसे कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल क्रोमोसोम बेस। हम
एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है। नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। बट एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। नो न्यूक्लियर एनवेलप, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल क्रोमोसोम है, टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स मतलब इस तरीके से एक दूसरे के साथ चल रही हैं, ठीक है, और दोनों बना लेती है हमारा सर्कुलर डीएनए, जो कि प्रेजेंट किस में होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। डन, जेनेटिक मटेरियल लेक्ड। अगर हम बात करें उसके बाद, अब इसको सिर्फ हम एक क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं कि ये मेन है, क्योंकि अगर हम इसको क्लासिफाई करके चल रहे हैं कि ये मेन है तो कोई ना कोई और चीज़ प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वाला मेन जीनोम डीएनए है, ठीक है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, एक और जेनेटिक मटेरियल, एक और डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं मेन, इस वाले को। उसका नाम होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड स्मॉल सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, बात तो वही हो गई, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है। एडिशनल टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए से एडिशन में प्रेजेंट है। अब यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमें बाहर से दिख जाते हैं, जैसे कि कलर हो गया, हमारा आई कलर हो गया, ब्लैक है, तो ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स है। और हेयर कलर ब्राउन है, तो हमें बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं। डन, ठीक है। तो यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हो गया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मान लो आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आया, टाइफाइड का बैक्टीरिया ले लेते हैं, सैल्मोनेला टाइफी, वो आया और आपके अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया, टाइफाइड ने, टाइफाइड होना शुरू हो गया है, ठीक है, उस अफेक्ट डालना शुरू कर दिया है बॉडी पे। अब अगर मान लो एक प्लाज्मिड है, उसके पास रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक, जो भी मैं खाऊं, मतलब मैं जो दवाई ले रही हूँ, एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ कि टाइफाइड वाला बैक्टीरिया मर जाए मेरी बॉडी से, तो उसके लिए मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ। बट अगर मान लो जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया है उसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, जो कि उसको वो एंटीबायोटिक्स जो मैं ले रही हूँ उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है कि जो तुम जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स, मैं नहीं मरने वाला, ओके, ठीक है। तो ये काम होता है प्लाज्मिड का। अब एक और एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो इस लेवल पे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बट नॉर्मल अगर हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच फॉरेन डीएनए एंटर्स इनटू बैक्टीरियल सेल। ऑब्वियसली जो प्लाज्मिड है वो एक फॉरेन डीएनए होगा दूसरे सेल के लिए, तो मेन जीनोमिक डीएनए तो है नहीं, तो अलग से एक प्लाज्मिड है, ठीक है। तो प्लाज्मिड की कॉपी बनाई, मान लो इसके पास कोई रेजिस्टेंस थी, दूसरे सेल में वो रेजिस्टेंस नहीं थी, प्लाज्मिड ने कॉपी बनाई, ठीक है, और वो जो जीन था रेजिस्टेंस वाला उसके साथ वो जीन था, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर दिया इस बैक्टीरिया में इसको। डन, जिससे क्या हुआ, इस बैक्टीरिया में भी वो रेजिस्टेंस आ गई। मान लो वही सेम अगर हम बात करें रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, तो मान लो इस वाले में थी बट इस वाले में नहीं थी। जैसे ही हमने प्लाज्मिड को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो अब क्या हुआ, इस वाले में भी रेजिस्टेंस आ गई एंटीबायोटिक्स की। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। डन, उसके बाद अगर हम बात करें सेल एनवेलप की या उसकी मॉडिफिकेशंस की। सेल एनवेलप क्या है, एनवेलप क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है। एनसीईआरटी लिखती है कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं चीज़ें, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। मतलब वैसे तो इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, बट एक अगर हम बात करें, तीनों मिलकर एक लेयर दिखती है। बाहर से अगर कोई देख रहा है तो एक ही लेयर दिख रही है, वैसे अंदर 3 लेयर्स हैं बट बाहर से एक लेयर दिख रही है, तो सेल एनवेलप बोल रहे हैं उसको। डन, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स केमिकली कॉम्प्लेक्स। केमिकली कॉम्प्लेक्स ये क्या बोला है, केमिकली कॉम्प्लेक्स बोले तो 3 स्ट्रक्चर्स हैं यार, 3 लेयर्स हैं, तीनों की कॉम्पोजिशन कुछ ना कुछ होगी, अलग अलग कॉम्पोजिशन होगी। मान लो ये ग्लाइकोगैलिक्स है, फर्स्ट लेयर है जो, उसके अंदर कुछ अलग मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, वो कुछ अलग मटेरियल से बनी होगी। ये सेल वॉल है, ये कुछ अलग मटेरियल से बनी होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कुछ अलग मटेरियल से बनी होगी। तो सबका मटेरियल्स अलग अलग है, तो केमिकली कॉम्प्लेक्स बोला गया है, 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। समझ आ गई होगी ये बात तो, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहने वाले हैं सेल एनवेलप। जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है ग्लाइकोगैलिक्स, फिर आता है सेल वॉल, देन आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम सबसे पहले ग्लाइकोगैलिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोगैलिक्स
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, बाहरी सबसे बाहर की लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ठीक है। डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है और थिकनेस। कॉम्पोजिशन में डिफरेंट बोले तो ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स की। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स? अगर मैं बात करूँ, शुगर्स होती हैं, ठीक है। शुगर्स तो पता है नॉर्मल, ठीक है। सेकेराइड्स बोलते हैं शुगर्स को। शुगर्स को क्या बोलते हैं? सेकेराइड्स। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड क्या हो गया? पॉली मतलब मैनी, मान लो ग्लूकोज 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 को जोड़कर हमने पॉलीसेकेराइड बना दिया, ठीक है। तो पॉली मतलब मैनी, सेकेराइड मतलब शुगर। बहुत सारी शुगर्स को जोड़कर जो बना गया है उसको बोल लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस, थिकनेस के बारे में बात करें तो कैप्सूल हो सकता है या स्लाइम लेयर हो सकती है। कैप्सूल होता है थिक एंड टफ और स्लाइम लेयर होती है लूज एंड थिन। कैप्सूल नाम से पता लग रहा है थिक एंड टफ। अब कैप्सूल क्या करता है? मान लो बैक्टीरिया को घुसना है एक होस्ट की बॉडी में। होस्ट बोले तो मतलब हम होस्ट हैं मान लो बैक्टीरिया के, और अपनी प्रोजनी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जाएगा हमारी बॉडी में, और अब हम भी कुछ ऐसे कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, हमारा भी इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा भी इम्यून सिस्टम है। तो हम भी, हमारी इम्यूनिटी जो होगी पूरा 100% देगी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। बट बैक्टीरिया भी कुछ कम नहीं है, ये कैप्सूल वही लेयर है। कैप्सूल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है होस्ट की इम्यून सिस्टम से। हाँ, कैप्सूल जो कि प्रोटेक्ट करती है होस्ट के इम्यून सिस्टम से, ठीक है, और उसको बचाए रखती है, बैक्टीरिया को लो करो ग्रो, ठीक है। स्लाइम लेयर स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है, लूज एंड थिन होती है, मतलब एक स्लाइम समझ रहे होगे वैसे, स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है, ओके। तो ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर हम अपनी सेल वॉल के बारे में बात करें, हमारी तो नहीं, खासकर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल कल हमने बात की थी कॉर्क सेल्स की। कॉर्क सेल्स का काम क्या था? प्रोटेक्शन का। उसी तरीके से सेल वॉल का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन है। अगर सेल वॉल का काम प्रोटेक्शन है तो मुझे क्या मतलब है इसको जिंदा रखने में? प्रोटेक्शन ही करनी है बाहरी, तो मैं इसको मार दूंगी, ठीक है। सेल वॉल को मार देंगे, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बना देंगे, क्योंकि काम तो क्या है? प्रोटेक्शन काम है। तो ऑब्वियसली हमें इसको जिंदा रख के कोई फायदा है नहीं, तो प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको नॉन लिविंग बना दिया। डन। स्ट्रॉन्ग रिजिड आउटर लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया। स्ट्रॉन्ग होती है सेल वॉल, रिजिड आउटर लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, एल्गी में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मान लो ऐसी कंडीशन आ गई है सेल में पानी भर गया है, बहुत सारा पानी भर गया है। अब ऐसी कंडीशन आ गई है सेल फटने वाला है। कौन प्रोटेक्ट कर रही होगी उसे? सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है, और उसको बचाएगी फटने से। अगर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है सेल में, साइटोप्लाज्म पानी ही तो है, तो अगर सेल में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है तो सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगी। डन। सेल वॉल कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये नेट टाइप्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके। फिर अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू सेल। शेप देगी सेल को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्ट करेगी सेल को, जो कि उसका प्राइमरी फंक्शन है ही। प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल जो कि सेल को नहीं चाहिए फालतू में, क्यों? मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स की ही क्यों बात करी है? ऑब्वियसली यार, इतनी जगह से माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं जा सकते, बट माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या पता बीच में से नेट से चले जाएं, बट मैक्रोमोलिक्यूल्स का तो पक्का ही है कि बचाएगी, ठीक है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड माइकोप्लाज्मा। ऑब्वियसली हमें फ्लेक्सिबल रहना है, इसीलिए हमारे अंदर कोई ज़रूरत नहीं है सेल वॉल की। माइकोप्लाज्मा में भी प्रेजेंट नहीं होती है, ये बात याद रखनी है अच्छे से कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट माइकोप्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट है। डन। अब कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, याद रख लेना है इसको। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से।
फिर फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इनको याद रखना है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, पेक्टिन्स। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है एक, जो कि मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है एक सेल को, सेल वॉल का, उसको बोल रहे हैं सेलुलोज। हेमी सेलुलोज, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स। पेक्टिन्स जो होता है ग्लू करके रखता है, ठीक है, दूसरे सेल्स के साथ या जैसे भी ग्लू करके रख रहा है सेल वॉल में, ठीक है। प्रोटीन्स नॉर्मल। हेमी सेलुलोज की अगर हम बात करें तो वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है सेल वॉल को। डन। यहाँ पे गैलेक्टन्स एंड मैनन्स ये काम कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का, और कैल्शियम कार्बोनेट एक मिनरल है जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर की, तो ये सेल वॉल के फीचर्स थे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, देखो, प्राइमरी बेसिकली जो पहले आई है, फर्स्ट प्राइमरी सेल वॉल। तो फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इन यंग प्लांट्स। जब प्लांट छोटा है तब उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल है। जब प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे और ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो ग्रो कर चुके हैं मैक्सिमम, तब उसके बाद एक सेल वॉल आएगी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी कब है, जब सेल ग्रो कर रहा है, यंग प्लांट है अभी। जब तुम छोटे होते हो प्राइमरी स्कूल में जाते हो, फिर आगे जाके हाई स्कूल में जाते हो, उसी तरीके से प्राइमरी स्कूल मतलब प्राइमरी सेल वॉल होती है। थिन, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल। अभी प्रोटेक्शन वाला काम इसका हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ग्रो करवाने का काम है। तो थिन, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल है, मतलब ग्रो करना है तो ऑब्वियसली थिन रहना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा और स्ट्रेचेबल भी रहना पड़ेगा अगर ग्रो करवाना है तो। डन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लेनी है अच्छे से। बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई, काइटिन, एल्गी, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स सेलुलोज से बना है, हेमी सेलुलोज, प्रोटीन्स, पेक्टिन्स। डन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है जैसे जैसे सेल ग्रो करता है। फिर आती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या कर रही है, थिकर स्ट्रॉन्गर लेयर फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल इन मैच्योर प्लांट सेल्स। थिकर बोले तो मोटी लेयर है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अब सेल पूरा ग्रो कर चुका है, एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि अब इसको प्रोटेक्शन करनी है, सेल वॉल को प्रोटेक्शन हो चुका है, इसका मेन फंक्शन, तो स्ट्रॉन्गर है। फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, जैसे मान लो ये प्राइमरी सेल वॉल थी, अब ये डिमिनिश हो रही है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगी और इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये डायग्राम से समझते हैं, ये है प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल ने ग्रो कर लिया है, सेल पूरा ग्रो कर चुका है, मैक्सिमम अपना ग्रो हो चुका है सेल, तब ये डिमिनिश हो जाएगी, मतलब कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ सेल टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल अब डिमिनिश हो रही है तो उसके बीच में प्रेजेंट है सेकेंडरी सेल वॉल। ओके। फॉर्म्स आफ्टर सेल ग्रोथ स्टॉप। जब सेल की ग्रोथ रुक जाएगी उसके बाद, जब सेल ने मैक्सिमम ग्रो कर लिया है उसके बाद ही आएगी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये था सेकेंडरी सेल वॉल का काम। अब सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल जो होती है हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये क्या बोला है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करना है, उसी तरीके से एक सेल को भी दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके दोनों सेल्स, मतलब 2 सेल्स अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, दोनों को इंटरेक्शन बनानी पड़ेगी कि तुम ये फंक्शन कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ ये फंक्शन करूँगा, तुम्हारे पास ये सामान है तो मेरे को भी दो ये सामान, सब कुछ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन करने के लिए अगर हम बात करें मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा, ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं, सेल वॉल के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्लांट सेल्स में ही होंगे प्रेजेंट, ऑब्वियस सी बात है। लेयर मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम क्या, नॉर्मल पता है हमें क्या होता है, पेक्टेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लू करके रखता है चीज़ों को। तो जो 2 सेल्स हैं उनको मिडिल लेमिला की लेयर साथ में नेबरिंग सेल्स को, मतलब ये 2 सेल्स हैं, इनको ग्लू करके रख रही है मिडिल लेमिला लेयर। ओके, तो ये मिडिल लेमिला की लेयर है, इन दोनों सेल्स को साथ में जोड़कर रख रही है। फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स। सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, अभी मैच्योर नहीं हुई होती हैं, तो उनके बीच में ये
कनेक्शंस बन जाते हैं फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल। तो कैल्शियम पेक्टेट की लेयर है विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, फॉर्म्ड बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स। ओके, नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्मेटा, मिडल लैमेला पढ़ा कि दोनों सेल्स को नॉर्मली ऐसे सेल वॉल के थ्रू ऐसे रख रहा है इस तरीके से। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, अब मान लो एक सेल है, एक सेल के पास तो बहुत सारा खाना पहुंच गया और एक सेल के पास नहीं पहुंचा किसी कंडीशन की वजह से, तो एक सेल क्या कहेगा, यार मेरे पास इतना सारा खाना है मैं दूसरी को दे देता हूँ, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों सेल्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही पहुंचा है ना सब कुछ। तो हम करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, मान लो दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला कनेक्शन है, उसके अंदर ही हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन में क्या होगा, इस सेल के पास मान लो खाना है, ये पहुंचा देगी इधर, डन, यही था प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। उसके बाद फाउंड इन प्राइमरी सेल वॉल, ये भी प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला बन रहा है प्राइमरी सेल वॉल में, ये भी प्राइमरी सेल वॉल में बन रहा है। अलो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, वही चीज़ ही ट्रांसपोर्ट कर देगा सब्सटेंसेस को। तो ये था प्लाज्मोडेस्मेटा, कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल वॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, लास्ट स्ट्रक्चर सेल एनवेलप का। जितना एनसीईआरटी में दिए हुए हम कवर कर रहे हैं पूरा, ठीक है। इन 1950s इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद हमने देखा अंदर से डिटेल में देखा, मतलब सेल को कि सेल के अंदर क्या है। बट सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर क्या दिखा हमें, एनिमल सेल का अगर हम बात करें, एनिमल सेल में क्या दिखा हमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी। तो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी लेक्स सेल ऑर्गेनेली, सो इट्स ईजियर टू स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें ह्यूमन आरबीसी की, तो ह्यूमन आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, कल हमने पढ़ा था कि बेसिकली उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होना होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए हम काफ़ी सारी मतलब बाकी सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो जगह घेर रही होती हैं, तो उनको हटा देते हैं मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में और ऑक्सीजन के लिए जगह रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने मैच्योर ह्यूमन आरबीसी यूज़ की। सो इट्स ईजियर टू स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ऐसे किसी को भी आने नहीं दे देगी कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। मतलब कोई सब्सटेंस अगर मेरे को लेना है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो अगर मैं बात करूँ ऐसे किसी को भी नहीं आने दे जाएगी आ जाओ नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल है। लाइक डिजोल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कोई कोई चीज़ आ सकती है, कोई कोई चीज़ ही जा सकती है, वो डिपेंड करेगा सेल मेम्ब्रेन पे। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर बताएगा फ्लूइड मोसाइक मॉडल। लिपिड क्या होता है, फैटी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, फैटी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल 1972 में आया, किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। अभी इसके बारे में हम पहले पूरा अच्छे से पढ़ के फिर इसको देखेंगे। अभी हम अगले पेज पर चलते हैं और पढ़ के आते हैं इनके बारे में, डन। तो अगर मैं बात करूं, ये है फॉस्फेट हेड, फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फेट प्लस लिपिड बना होगा तब बना होगा फॉस्फोलिपिड। ये है फॉस्फेट हेड और ये है लिपिड की टेल। ये फॉस्फेट हेड और ये लिपिड की टेल, इनको दोनों को मिलाकर बन गया फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, फॉस्फोलिपिड बन गया। अब दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों की क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। फॉस्फेट हेड है जो वो पोलर हेड है। पोलर हेड बोले तो पानी को प्यार करता है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक होता है ये। हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, मतलब पीडोफाइल वगैरह ऐसी टर्म्स यूज़ करते रहते हैं हम, तो फिलिक लविंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे ये लिपिड पार्ट की, लिपिड पार्ट होते हैं नॉन पोलर टेल्स। नॉन पोलर टेल्स ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या, वाटर रिपेलिंग, जो पानी से दूर भागते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डरना, मतलब अगर किसी से दूर भाग रहा है तो डर के दूर भाग रहा है पानी से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनकी, तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से किया है जिससे कि जो ये फॉस्फेट हेड है ये सिर्फ फ्लूइड को फेस करे,
जैसे कि अगर हम ये एक ही स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ ये पूरा एक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोई आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर नहीं है, ये एक ही स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये बाहर वाला फ्लूइड, अब हमारी पूरी बॉडी में फ्लूइड्स हैं तो ऑब्वियसली सेल के बाहर भी फ्लूइड है, अंदर भी फ्लूइड है। तो ये जो फॉस्फेट हेड है ये बाहर वाले फ्लूइड को फेस कर रहे हैं, ये जो फॉस्फेट हेड है ये अंदर वाले फ्लूइड मतलब साइटोप्लाज्म को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसे अरेंजमेंट किया। मान लो हम नॉर्मल ऐसे रख देते, ये एक फॉस्फेट हेड है, ये दो टेल्स हैं, ये टेल है एक, ठीक है। तो अगर ये टेल है तो ऐसे थोड़ी होता, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से दूर भागती तो ऐसे तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमने इस तरीके से फॉस्फेट बायलेयर का अरेंजमेंट किया, जिससे ये दोनों फॉस्फेट सिर्फ फ्लूइड्स को फेस कर सके। ठीक है, तो ये नॉन पोलर जो टेल्स होती हैं ये होती हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन कार्बन के बारे में सबने पढ़ा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स होती हैं। अगर कार्बन कार्बन के जो हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर है, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है लिपिड का स्ट्रक्चर, बट अगर हम बात करें लिपिड के स्ट्रक्चर में अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है सिंगल, तो उसको बोला गया है सैचुरेटेड। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 या 3 बॉन्ड्स है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो बट हमारा जो लिपिड का स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रिपेलिंग, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सी बात थी। पोलर हेड टूवर्ड्स आउटसाइड एज इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, नॉन पोलर टेल टूवर्ड्स इनसाइड एज इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, फिर अगर हम बात करें ये पूरे स्ट्रक्चर की, जैसे जैसे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस होती गई, पहले हमें पता लगा कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, एनसीईआरटी लिखती है, उससे पता लगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है और हम भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये है हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल हमारा क्या है, लिपिड की बायलेयर, लिपिड की बायलेयर, बट इसके अंदर प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है, प्रोटीन्स भी एम्बेडेड है। ये कौन सा प्रोटीन है? ये है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली हम जो प्रोटीन्स होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनको इस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि वो कितनी इजीली रिमूव हो जाएंगे। मतलब अगर ये प्रोटीन है तो ये कितनी इजीली रिमूव हो जाएगा, उसके बेसिस पर इसका नाम रखा है इंटीग्रल। मतलब इसके बीच में धसा हुआ इंटीग्रल, ठीक है, इसके बीच में बरीड, ये दो लेयर है, इसके बीच में बरीड प्रोटीन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। अब ये फुली भी बरीड हो सकता है, ये पार्शली भी बरीड हो सकता है। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन के 2 टाइप्स हैं, फुली बरीड हो गया या पार्शली बरीड हो गया, मतलब आधा, ये पूरा का पूरा बरीड है, ये कितना भी मतलब पार्शली बरीड है। ठीक है, और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन, डिपेंड अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कि हम कितनी आसानी से प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं। अगर पेरिफेरल की बात करूँ, पेरिफेरी क्या होता है? सरफेस होता है। सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी है, इस तरीके से कोई सरफेस पे चीज़ पड़ी है, मैं आराम से उठा लूँगी। बट अगर कोई इसके एम्बेडेड है अंदर, तो मैं कैसे निकालूंगी उसको? थोड़ा मुझे दम लगाना पड़ेगा तब निकलेगी। तो इसीलिए पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आराम से सरफेस पे पड़ी है, उठा लिया। पेरिफेरल प्रोटीन को हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी निकालने के लिए। डन, ठीक है, सॉरी, पेरिफेरल प्रोटीन आराम से निकल जाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन को एनर्जी से निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए इसको इसके बेसिस पर बांटा गया है। फिर आता है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल क्या होता है? डेराइव्ड फॉर्म होती है, डेराइव्ड फॉर्म होती है लिपिड की। ठीक है, लिपिड में कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बना है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ही बनना है। बस अभी इतना पढ़ना है कि कोलेस्ट्रॉल एक स्ट्रक्चर होता है, कोलेस्ट्रॉल एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फिर है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या है यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर मैंने प्रोटीन जोड़ दिया, मतलब ग्लाइको प्रोटीन बन गया है वो, ग्लाइको प्रोटीन बन गया है वो। अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन जोड़ दिया तो ग्लाइको प्रोटीन। और ग्लाइको लिपिड क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर लिपिड जुड़ गया मतलब ये प्रोटीन है, इसके साथ क्या जुड़ी हुई है? ये कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है ये, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इसको लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है अलग से।
ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है दोनों, और ये लिपिड के साथ जुड़ी हुई है, ये लिपिड हो गया ना पूरा पूरा, इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसको बोल दिया ग्लाइकोलिपिड, और इसको बोल दिया ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। डन। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर फ्लूइड मोसाइक मॉडल का। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल बोले तो जो कि फुल्ली बरीड है, ये वाला देखें तो ये पार्शली बरीड है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी हमने बना रखा था, इस तरीके से ये प्रोटीन हो गया जो कि फुली बरीड है बट थोड़ी अलग टाइप है, समझ रहे हो। और यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है ये शुगर, तो ये बन गई ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो इस तरीके से है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब फ्लूइड मोसाइक क्यों बोला है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल क्यों बोला भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो एक कवरिंग है, इसको फ्लूइड मोसाइक क्यों बोला। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वैसी नॉर्मल सी होती तो उसको हम सेल वॉल ना बोल देते, नहीं बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क है तो ही बोल रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड है, फ्लूइड बोले तो फ्लूइड नेचर शो करती है, सेमी फ्लूइड सा नेचर शो करती है, ना तो जेली लाइक, सिंपल सी, फ्लैक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, ठीक है। और फ्लूइड इसीलिए बोला, मान लो ये तुम्हारे 2 लिपिड्स के हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, ये ना मूवमेंट शो करते हैं, मतलब इस तरीके से मान लो मेट्रो में बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत भीड़ है, ऐसे लाइन में लोग खड़े हैं, अब सबको निकलना है एक एक करके, सिंपल लाइन है इस तरीके की। तो अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक पर्सन यहाँ खड़ा है, तो सबसे पहले ये पर्सन यहाँ जाएगा, फिर ये पर्सन इसकी जगह लेगा ना, इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ पर्सन खड़ा है और यहाँ एक पर्सन खड़ा है, तो ये पर्सन अगर यहाँ जाएगा तो ये पर्सन उसकी जगह आएगा। उसी तरीके से ये भी मूव करते हैं, लिपिड्स भी मूव करते हैं, वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ है फ्लूइडिटी, मूवमेंट हो रही है, और जैसे कि मूव कर रहे हैं, फ्लूइड्स भी मूव करते हैं, उस तरीके से लिपिड्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे वाली, इस तरीके से, ओके। तो इसका मतलब है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करती है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी है और भी फ्लूइड के बारे में समझेंगे अभी और, ठीक है। तो अब प्रोटीन्स का क्या काम है, मेन फंक्शंस क्या है, ये प्रोटीन्स रखे क्यों हैं। देखो यार, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बनी हुई है लिपिड से, लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेगी कि मैं तो सिर्फ उनको ही अंदर आने दूंगी जो लिपिड से बना हुआ है, मैं नहीं आने दे रही दूसरों को। क्यों भाई, मैं सिर्फ अपने जैसे लोगों को आने दूंगी, लिपिड से बने हुए लोगों को। तो इस तरीके से तो हम कुछ और न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी लिपिड से बनी हुई हैं, सब चीज़ें फैट्स थोड़ी हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें लिपिड्स क्या है, फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस। ऑयली सब्सटेंसेस वाटर को तो रिपेल करेंगे, अगर ये टेल्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ऑयली सब्सटेंसेस हैं, तो ऑयल क्या वाटर के साथ दोस्त बना के रहता है, नहीं ना। ऑयल तो अलग अलग रहना पसंद करता है कि पानी तुम अलग रहो, मैं तुम्हारे साथ डिसॉल्व नहीं रहूँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तो ये तो हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट है, ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, सॉरी, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। यहाँ तक अगर कोई सामान आ भी गया, उसके बाद यहाँ से कैसे पास करेगा, नहीं पास करने देगा, लिपिड है यार, ठीक है। तो अब हमें बनाने पड़ते हैं चैनल्स या गेट्स बनाने पड़ते हैं, और वो गेट्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन से। जो ये प्रोटीन्स दिख रहे हैं ना, इंटीग्रल प्रोटीन, ये नॉर्मल प्रोटीन, ये वाला, तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, वो चैनल बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये लिपिड तो हमारा निकम्मा है, ये तो सिर्फ लिपिड को आने देगा, बट गेट से कह रहे हैं कि तुम आओ यार, जो चाहिए सेल को, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए हैं, तो उनको आने देंगे, ठीक है। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये मान लो गेट्स बनाने में काम कर रहे हैं। ये जो नॉर्मल वाले जो ये प्रोटीन दिख रहा है ना, ये रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, अभी हम डिटेलिंग में और भी पढ़ेंगे इसको। रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं, रिसेप्टर्स बोले तो कोई फंक्शन करवाना है सेल को, बाहर से सिग्नल आया है कि ये फंक्शन करना है, तो ये रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं, ठीक है। बाकी ये पार्शली बरीड प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन्स का मेनली यही काम है, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंटीग्रल प्रोटीन डिफिकल्ट टू रिमूव, इसके बारे में समझा हमने कि जितना इजीली कोई प्रोटीन रिमूव हो जाएगा,
उसके बेसिस पर हमने बांटे हैं प्रोटीन्स को। तो इंटीग्रल मतलब डिफ़िकल्ट टू रिमूव, अंदर धंसा हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर, पार्शली और फुली बरीड हो सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें, इजीली रिमूव हो जाता है। प्रेजेंट ऑन सरफेस, ऊपर सरफेस पे तो पड़ा है ना, तो सरफेस पे पड़ा है तो आराम से इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब वही प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट को बोला गया है ग्लाइकोलिपिड, ओके। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड, ओके। कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल प्रोवाइड्स ठीक है, स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। जो कोलेस्टेरॉल है डिराइव्ड फॉर्म है लिपिड की, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को। प्रोटीन एंड लिपिड का रेशो वेरी करता है डिफरेंट सेल्स में, नॉर्मल सी बात है, अगर दो चीज़ों से बना हुआ है तो अलग अलग होगा अलग अलग सेल्स में। बट हमें जितना डाटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ह्यूमन आरबीसी के लिए प्रोटीन 52% प्रेजेंट होता है ह्यूमन आरबीसी में और लिपिड 40% प्रेजेंट होता है, याद रखना है अच्छे से। फिर आता है हमारा फ्लूइड मोसाइक मॉडल के कुछ पॉइंट्स बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। कंपोनेंट्स लाइक आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी, ठीक है, समझ गए किस तरीके से। कंपोनेंट्स लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी, मतलब फ्लूइड मोसाइक क्या होता है, मोसाइक मतलब मोसाइक पैटर्न क्या होता है। मोसाइक पैटर्न होता है कुछ, यार ये ना पहले जब लेक्चर लिया था उसका लगा हुआ है, ठीक है। मोसाइक पैटर्न क्या होता है, मोसाइक पैटर्न होता है, मान लो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इससे मैंने इस तरीके का जोड़कर एक पेंटिंग बना दी, मतलब एक पिक्चर से बना दिया किसी की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोसाइक पैटर्न, मतलब छोटे छोटे इस तरीके के ब्लॉक्स को जोड़ा और एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से मेम्ब्रेन दिख रही थी, अगर माइक्रोस्कोप से देखा तो मेम्ब्रेन दिख रही है कि ये तो यार मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ये जो लिपिड के बायलेयर है ये मूव कर रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे। उसी तरीके से देखा कि ये तो लिपिड जो है ये मूव कर रहा है इसके अंदर इस तरीके से है, और ये यहाँ पे प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ये भी इधर इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं। तो एक पैटर्न दिखा यार फ्लूइड मोसाइक जैसा, ठीक है, एक पैटर्न दिखा फ्लूइड मोसाइक जैसा, ओके डन। इसीलिए बोला गया कि फ्लूइड नेचर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन टू मूव विद इन द बायलेयर। फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड्स को मूव करने देता है, मतलब इस तरीके से इधर तुम आ जाओ, इधर तुम आ जाओ, फिर इधर इसकी जगह ये ले ले, इस तरीके से मूव करते रहते हैं, लेटरल मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी इनके साथ मूव करते रहते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर, सेमी फ्लूइड नेचर होता है ऑफ लिपिड इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द बायलेयर, प्रोटीन्स को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन टू मूव विद इन द बायलेयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर, दोनों में सिमिलर होता है, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में यही स्ट्रक्चर मिलेगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। लिपिड्स अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट, समझते हैं इसके बारे में। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, मान लो ये एक लिपिड है, ठीक है, ये एक नीचे की लेयर है, ये एक ऊपर की लेयर है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चली जाएगी, ये होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड्स जा सकते हैं बट प्रोटीन्स नहीं करेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल के पॉइंट्स थे। फिर अगर हम बात करें फ्लूइड नेचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। सेल ग्रोथ कैसे, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल होती है जब साइटोप्लाज्म में पानी, मतलब सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म में फ्लूइड भर रहा होगा तो सेल की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है तो आराम से स्ट्रेच हो जाएगी, जिसके अंदर आराम से पानी आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो उससे सेल ग्रोथ हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, इंटरसेलुलर जंक्शंस बोले तो दो सेल्स को एक साथ कम्युनिकेट करना है, मान लो इस तरीके से जुड़े हुए रहना है, तो फॉर्मेशन करेंगी इंटरसेलुलर जंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। सिक्रीशन की बात करें तो क्या होगा, सिक्रीशन का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हीं को जाने देगी जो लिपिड की बनी हुई हैं। हम ना क्या करते हैं, एक छोटे से ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको वेसिकल बोलते हैं, आगे जाके डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सामान रख देते हैं जो भी हमें बाहर पहुंचाना है या अंदर लाना है, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ अपने जैसे स्ट्रक्चर्स को ही आने देगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड के स्ट्रक्चर्स को नहीं आने देगी, तो वेसिकल्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बस खाली एक बॉक्सेस हैं,
जिसके अंदर हमने कुछ सामान भर दिया है, क्योंकि हमें अलाउ करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको आने दे, क्योंकि वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हुई, मतलब वो भी मेम्ब्रेन ही हुई, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसीलिए मतलब कॉम्पोजिशन उसकी भी सेम हुई। तो आराम से वो वेसिकल बाहर पहुंचाने हैं तो वो वेसिकल के फॉर्म में वो चीज़ बाहर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर वेसिकल की कवरिंग है तो उनको अलाउ कर देगी। फिर आते हैं सिक्रीशन की बात। सिक्रीशन बोले तो वही सिक्रीशन हमने देख लिया अभी। सेल डिवीजन नॉर्मल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, जब दो सेल में डिवाइड कर रहे होंगे तो आराम से डिवाइड कर देगी सेल को। फिर होती है एंडोसाइटोसिस क्या होता है? सेल टेक इन सब्सटेंसेस बाय इनगल्फिंग देम विद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल अंदर लेता है सब्सटेंसेस को बाय इनगल्फ करके, इस तरीके से मान लो ये न्यूट्रिएंट पड़ा है तो सेल क्या करेगा, अपने अंदर एक बरो टाइप्स बना लेगा, मतलब वेल टाइप्स बना लेगा और इसको अंदर ले लेगा और इस तरीके से अपने आप को बंद करके अंदर रख लेगा, ठीक है। तो इनगल्फिंग देम विद इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर लिया, इसको बंद कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म, ठीक है, यही होता है। फेगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, सेल खाना खाती है। पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। देन दैट्स इट फॉर द थ्योरी, आज का पार्ट। उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रिवाइज हो जाएगा उससे। ओके, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो हमने देखा कि सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक सेल में और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। मैनी बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होता है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर यूनिक देता है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से। एग्जांपल ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन मतलब यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। उसके बाद सेल एनवेलप की बात करें तो cell envelope consists of a tightly bound layer structure, the outermost glycocalyx followed by the cell wall and then plasma membrane. Although each layer of the envelope परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस है। ग्लाइकोकैलिक्स का जैसे कैप्सूल बना तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है, स्लाइम लेयर बना तो चिपका रहा है, सेल वॉल का अलग फंक्शन है, प्रोटेक्ट कर रहा है और क्या बोलते हैं कोलैप्सिंग से बचा रहा है, बर्स्टिंग से बचा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है तो उसके अलग फंक्शंस हैं, तो हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शंस है, बट एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, अगर बाहर से हम देखें तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है तीनों मिलकर, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज शीथ जिसको हमने बोला है स्लाइम लेयर, और थिक एंड टफ। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और इंटरैक्ट करती है, हमने देखा कि बाहर के फ्लूइड के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी तो वो इंटरैक्ट करती है बाहर के वर्ल्ड के साथ। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकैरियोट्स, दोनों में स्ट्रक्चर कॉमन होता है। उसके बाद हम बात करें हमारी हाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद 1950s में। अगर हम बात करें आरबीसी की यूज़ की, क्योंकि आरबीसी में ऑर्गेनेलिज नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद देखा कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है, मतलब लिपिड्स है, मेजर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, बाइलेयर में प्रेजेंट है, जो कि फॉस्फेट हेड है, पोलर हेड हाइड्रोफिलिक और जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी आ गए। द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी करता है, 52% प्रोटीन 40% लिपिड। इरेथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी, इरेथ्रोसाइट होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये है पार्शली इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये नॉर्मल प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया, ग्लाइकोलिपिड बना लिया, ये कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो उसके बाद सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंजाई की, प्लांट्स की। सेल वॉल डू नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से बचाता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। Algae have cell wall made up of cellulose, galactons, mannans and minerals like calcium carbonate, while plants में cellulose, hemicellulose, pectins and proteins, याद करनी है ये चीज़ें। The cell wall of a young plant is primary cell wall, जो ग्रोथ करवाती है और डिमिनिश हो जाती है जब ग्रोथ पूरी हो जाती है।
मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई है जो ग्लू करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस भी हो सकते हैं। दैट्स इट फॉर द थ्योरी पार्ट। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQs हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, अभी हमने पढ़ा मिडिल लैमेला किससे बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड नहीं, फॉस्फोग्लिसराइड्स नहीं, हेमीसेल्यूलोज तो सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो किससे बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, किससे बनी होती है, चलो देखते हैं, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुम्हें। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट की बाइलेयर है नहीं। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन की बाइलेयर है नहीं। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज करेक्ट। प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में। इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स विद द यूकैरियोटिक सेल इज, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया बोले तो यू मतलब ट्रू, ट्रू, ठीक है। तो अगर एक यू बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि अब जैसे प्रिमिटिव हो गया तो वो प्रो बैक्टीरिया हो गए पुराने, अब यू बैक्टीरिया जो नए हैं, सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स विद यूकैरियोटिक सेल, किसके साथ करेगा यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ करेगा, सिंपल सी बात है। अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो किसके साथ रिजेंबल करते हैं, दोनों में क्या सेम स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम होते हैं दोनों में प्रेजेंट, बट एक 70S होता है और एक 80S होता है। 70S प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। सॉरी, सिलेक्ट, तो इसका आंसर हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट from the following regarding cell membrane. Lipids are arranged in a bilayer with polar heads towards the inner part. लिपिड अरेंज्ड होता है बाइलेयर में विद द पोलर हेड टुवर्ड्स इनर पार्ट। अभी हम पढ़ के आए हैं कि पोलर हेड तो बाहर होते हैं भैया, और यहाँ पे ऐसे होता है, इनर में कौन सा पार्ट है, टेल्स है, ठीक है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, देखते हैं क्या सही है। सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो ये वैसे कल पढ़ना है बट फिर भी बता देती हूँ। अगर किसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोले तो बिना एनर्जी के ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी के क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सिर्फ लिपिड की चीज़ें या हमारी न्यूट्रल सोल्यूट्स हो सकते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम कोई न्यूट्रल सोल्यूट्स नहीं है, तो मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं। प्रोटीन्स मेकअप 60 to 70% नहीं ब्रदर, इतना तो नहीं करता कम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन तो भाई देखो ही मत तुम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया है बैक्टीरियल सेल में, हाय राम, कोई बात नहीं। सेल वॉल हो सकती है प्रेजेंट बट आंसर नहीं है सेल वॉल, ठीक है, आंसर नहीं है सेल वॉल। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, सेल वॉल क्या स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन और एक स्टिफ कैरेक्टर है ना सेल वॉल, तो नहीं प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल, बट कभी स्टिकी नहीं देखा। ग्लाइकोकैलिक्स में याद आया तो मैं स्लाइम लेयर के पढ़ा था, स्लाइम लेयर पढ़ी थी जो कि लूज और थिन होती है। फिर आता है प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटोप्लास्ट सिंपल सी बात है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, विदाउट सेल वॉल जो होता है सेल, दैट्स इट, कुछ नहीं। प्रोटोप्लास्ट याद रख सकते हो, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, विदाउट सेल वॉल का सेल। अगर मैंने कोई सेल था उसके अंदर से सेल वॉल निकाल दी तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। डन, ये क्वेश्चन था। अगला है, अभी एक और बड़ा है, ओके। कीपिंग द व्यू द फ्लूइड मोसाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर टू द अदर। कहते हैं कि देखते हुए अगर हम देखें फ्लूइड मोसाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन की मूवमेंट से कौन से स्ट्रक्चर करेक्ट है। फ्रॉम वन लिपिड मोनोलेयर, मतलब एक ये वाली लेयर मोनोलेयर होगी ना, बाइलेयर, ये एक लेयर मोनोलेयर होगी, टू द अदर डिस्क्राइब्ड एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अभी पढ़ के आए हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन करता है, लिपिड्स करते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन है। नीदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, नहीं भाई ये लिपिड्स तो करते हैं, बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, अरे प्रोटीन्स क्यों करेंगे, वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट, लिपिड्स करते हैं, रेयरली कर रहे हैं,
क्यों, लेटरल मूवमेंट करेंगे ना ज़्यादा, अब ये क्यों ही करेंगे फालतू में, ठीक है। तो वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट, प्रोटीन्स नहीं कर सकते फ्लिप फ्लॉप, वाइल प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स कैन नॉट, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोसाइक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है जो क्वासी फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड है, मतलब ना ही तो सॉलिड की साइड है ना ही कि लिक्विड साइड है, बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर है। वेर लिपिड्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड कैन डिफ्यूज रेंडमली, ठीक है, दोनों है प्रेजेंट। इन रिसेंट ईयर्स दिस मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट्स, द मॉडल हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल एस्पेक्ट्स, इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछिए, ठीक है। प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन द लिपिड बाइलेयर, हाँ ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, कर सकते हैं। प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइड विद इन द सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, रहते हैं यार, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द लिपिड बाइलेयर, न बच्चों ये तो नहीं, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाई, प्रोटीन्स नहीं जानते हैं, लिपिड्स करते हैं, लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं, प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे कल हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, किस तरीके से कौन से मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल के अक्रॉस, प्रोटीन के चैनल्स कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और बातें भी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज के लिए इतना ही, सॉरी थोड़ा लेक्चर लेट हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, बट DP भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और सब्सक्राइब कर लेना बायो बडी को आने वाले लेक्चर्स के लिए, और अपने फेलो नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।